भाग 11। विहान ने रूम का दरवाजा खटखटाया और कुछ ही देर में श्रीनिका ने रूम का दरवाजा खोला और अपने सामने विहान को देखकर थोड़ी घबराने लगी। तभी विहान बोला, घबराइए मत, मैं विहान शुक्ला हूँ, प्रख्यात सर का मैनेजर। एक्चुअली सर आ चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही श्रीनिका का तन बदन सिहर उठा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और घबराहट हद से ज्यादा बढ़ने लगी। उसे नहीं लगा था कि वो अजनबी आएगा उसे लेने के लिए। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर विहान बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये बैग लीजिए और इनमें जो कपड़े हैं पहनकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, हमें जल्दी ही निकलना है। श्रीनिका ने चुपचाप बैग ले लिया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। विहान ने उन गार्ड्स की तरफ देखा और बोला, हम नीचे जा रहे हैं, इन्हें ले आना अपने साथ। विहान तुरंत नीचे चला गया और प्रख्यात के बगल में खड़ा हो गया। प्रख्यात ने उसकी तरफ देखा तो विहान ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर राणावत जी को दुनिया जहान का सुकून मिला और वो सच्ची शिद्दत से श्रीनिका का इंतजार करने लगे। वहीं सौम्या भी अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल में आ गई और अपने सामने प्रख्यात राणावत को इतनी सुबह देखकर हैरान रह गई। विनोद ने उसे अपने पास खड़ा कर दिया। ऊपर श्रीनिका नहा धोकर तैयार हो गई और अपने आप को आईने में देखकर हैरानी से बोली, ये सब क्यों? उसने गहरी सांस ली और तुरंत रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई और दोनों गार्ड्स के साथ आगे बढ़ने लगी। नीचे हॉल में राणावत जी अपनी शान और रौब से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे हुए थे और अपनी तेज नजरों से विनोद को घूर रहे थे, जिससे वो डर रहा था। अचानक से राणावत जी का दिल धक धक करने लगा। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा। प्रख्यात ने अपनी जुनूनी और बेताब नजरों से सीढ़ियों की तरफ देखा। तभी उसे एक खूबसूरत सी और मनमोहक सी लड़की अपनी नजरें झुकाकर डरी सहमी हुई सी बड़ी नजाकत से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उस लड़की को, उस रूप की मलिका को देखते ही प्रख्यात का तन बदन सिहर उठा, आंखों में शिद्दत और चमक बढ़ने लगी। बेताब और बेसब्र होकर वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उस रूप की मलिका को एकटक बिना पल के झपकाए देखने लगा। लाल रंग की साड़ी में वो बेमिसाल खूबसूरती की रानी लग रही थी। श्रीनिका नजरें झुकाते हुए नीचे आ गई और एक तरफ खुद में सिमट कर खड़ी हो गई। वहीं उसकी खूबसूरती देख राणावत जी के होश उड़ गए थे। ए मेरी दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। ए मेरी दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। प्रख्यात ने महसूस किया कि उसका दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था, बदन सिहर उठा था और एक अलग ही एहसास उसे हुए जा रहा था। वहीं श्रीनिका को इतने सुंदर कपड़ों में देखकर सौम्या और सोनल तो जलकर राख होने लगी और नफरत से श्रीनिका को देखने लगी। श्रीनिका नजरें झुकाकर बड़ी सभ्यता और शालीनता से खड़ी थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, बदन सिहर उठा था। सामने राणावत जी जो खड़े थे और उसे अपनी तपिश भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। प्रख्यात तो उसे देखकर सब कुछ भूल गया था। तभी विहान चिंतित होकर बोला, अब क्या होगा सर? हमारी शादी, प्रख्यात बोला। विहान, फिर काव्या मैडम का क्या होगा? प्रख्यात चिढ़ते हुए, अब हमने अकेले ने तो हर किसी का ठेका नहीं ले रखा है। विहान ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और प्रख्यात ने भी श्रीनिका से अपनी नजरें हटा ली और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए वापस सोफे पर रौब से बैठ गया और अपनी दमदार आवाज में बोला, तो मिस्टर विनोद शुक्ला, अब आपके पास 10 मिनट का वक्त है। जल्दी से अपना सामान पैक कीजिए और अपनी बीवी बेटी के साथ इस घर से निकल जाइए। प्रख्यात की बात सुनकर वो सब हैरान रह गए, श्रीनिका भी। विनोद डरते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? हम इस घर से कैसे जा सकते हैं? ये हमारा घर है। प्रख्यात के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वह अपनी दाढ़ी मसलते हुए डरावने तरीके से बोला, ये घर और बगल वाली जमीन सब कुछ मिस्टर उमेंद्र शुक्ला के नाम था और उनकी मृत्यु के बाद बकायदा कानूनी तौर पर ये घर और जमीन उनकी इकलौती औलाद यानी कि उनकी बेटी श्रीनिका के नाम होता है। तो तुम तीनों का यहाँ कोई काम नहीं। आस पड़ोस से बातचीत करने पर पता चला हमें कि किस प्रकार से तुम तीनों इस कन्या के साथ पेश आते हो, इनकी क्या हालत करते हो। अब इतना महान काम कर चुके हो तो हमारी तरफ से ये इनाम भी रख लीजिए और चुपचाप इस घर से निकल जाइए, इससे पहले कि हमारे बेताब गार्ड्स अपने हाथों की खुजली आपसे दूर करवाए। प्रख्यात की धमकियां और उसकी खतरनाक बातें सुनकर सबके होश उड़ गए। विनोद और उसके परिवार की तो बैंड बजने लगी थी। विनोद हाथ जोड़कर बोला, ऐसा मत कीजिए प्लीज, सोचिए हम तीनों कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे।
प्रख्यात अपनी गर्दन को कभी दाएं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, स्टेशन मास्टर की जॉब करते हो ना, तो एक घर किराए पर मिल ही जाएगा, वहां रह लेना अपने परिवार के साथ। चलिए अब जल्दी से इस घर से निकलो, हमें भी देरी हो रही है। प्रख्यात की बात सुनकर श्री नजरें उठाकर उसके कठोर और सख्त चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगी। वो अपने चाचा चाची के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्या पता ये गुस्सैल और सख्त इंसान उसके ऊपर भी चिल्ला उठे। प्रख्यात की बात सुनकर विनोद, सोनल और सौम्या को बहुत बड़ा झटका लगा और वो तीनों हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगे। लेकिन प्रख्यात ने सोफे से सिर टिका दिया और अपनी आंखें बंद करके गुनगुनाने लगा, जैसे उसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब सौम्या और सोनल को गुस्सा आने लगा और सोनल श्री की तरफ नफरत से देखते हुए बोली, ये सब तेरी वजह से हुआ है। देख, तूने हम सबको बर्बाद कर दिया और अब खुशी से जीना चाहती है, लेकिन याद रखना हमें रुलाकर तू। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही राणावत जी अपनी दमदार आवाज में जोर से बोले, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से कुछ अशुभ निकाला तो ज्यादा नाटक किया तो आपके पति को नौकरी से भी निकलवा देंगे। फिर करना घर घर घूमकर काम। तुम बुरे लोग जिंदगी भर बुराई करते हो और जब अंत में तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो तुम बद्दुआ देने पर उतर आते हो। लेकिन याद रखना, ये प्रख्यात राणावत की दुनिया है जिसमें न्याय और दंड हमारे अनुसार ही होगा। तुम तीनों ने मिलकर इस अनाथ और सीधी लड़की के साथ जितने भी अत्याचार किए हैं उन सब का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। हर रात अगर ये लड़की आड़े आंसू रोई है तो तुम सब अब खून के आंसू रोने के लिए तैयार हो जाओ। अब दूर हो जाओ हमारी नजरों से। प्रख्यात के उग्र और रौद्र रूप को देखकर वो तीनों डर के मारे तुरंत वहां से चले गए और श्रीनिका नजरें झुकाकर अपने आंसू बहाने लगी। उसे बहुत दर्द और तकलीफ हो रही थी। वो अपने चाचा चाची से परेशान और दुखी थी, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। उसके रोने और सुबकने की आवाज सुनकर मिस्टर प्रख्यात राणावत ने बेताबी से उसके झुके हुए चेहरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और ऐसे ही उसे देखते रहे। कुछ देर बाद विनोद, सोनल और सौम्या को ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। उनके जाते ही श्रीनिका भी उनके पीछे पीछे जाने लगी और आंखों में आंसू लिए उन्हें देखने लगी। उसके बाहर जाते ही प्रख्यात भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके पीछे बाहर लॉन में आ गया। श्रीनिका आंखों में आंसू लिए उन तीनों को जाते हुए देख रही थी और राणावत जी शिद्दत से उसे देख रहे थे। उसने गहरी सांस ली और आदर से बोला, आइए। ये सुनकर श्री ने अपने पल्लू को कसकर पकड़ लिया और घबराने लगी। धीरे धीरे वो मिस्टर प्रख्यात की तरफ मुड़ने लगी और सिर झुकाकर आगे बढ़ने लगी। प्रख्यात ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और ये देखकर श्रीनिका खुद में सिमटने लगी और तुरंत घर के अंदर चली गई। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। वो घर के हॉल में आया और एक तरफ खड़ी श्रीनिका को देखते हुए बोला, आपको जो भी सामान अपने साथ लेना है गार्ड्स को बता दीजिए, उसके बाद हमें निकलना है। इतना कहते हुए वो सोफे पर बैठ गया और तभी वो रूप की मलिका और नाजुक सी कली अपनी धीमी आवाज में घबराते हुए बोली, उन्हें घर से क्यों निकाला? उनके अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी दमदार आवाज में बोला, अब से आपके सब कुछ हम ही हैं, तो हमारे बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने का कष्ट कीजिए। प्रख्यात की बात सुनते ही श्रीनिका तुरंत अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वहीं मनाली शहर के एक बड़े से मैदान में एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसमें से विराज ठाकुर आंखों में चमक और खुशी लिए तेजी से बाहर निकला। उसने अपने कुर्ते की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, आज तो उस लड़की को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। आह, क्या मौज होगी मेरी, कितनी खूबसूरत और हसीन है वो, सिर्फ मेरी है। विराज अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा श्रीनिका के घर के लिए निकल गया। वहीं गार्ड्स ने श्रीनिका का सारा सामान पैक कर लिया और उसके साथ नीचे हॉल में आ गए। श्री भी नीचे आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हुआ और आदर से बोला, आइए हमारे साथ। श्री के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये देखकर प्रख्यात ने उसकी तरफ देखा और बोला, हमने कहा आइए हमारे साथ। श्री घबराते हुए बोली, नहीं। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने गुस्से को बाहर आने से रोकते हुए बोला, हमारे पास वक्त की कमी है, चलिए अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा हाथ थामकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा और वो अपनी जगह पर जमी सी खड़ी रही। ये देखकर मिस्टर प्रख्यात राणावत जी को अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो बेसब्र होकर सख्ती से बोले, चलिए श्रीनिका, अब यहाँ आपका कोई नहीं, आपकी आगे की जिंदगी दिल्ली में शुरू होगी, हमारे और हमारे परिवार के साथ। ये सुनकर श्री ने आंखों में पानी लिए एक नजर उसकी तरफ देखा और उसकी जुनूनी निगाहों को देखकर तुरंत अपनी नजरें झुका ली और हिम्मत करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए।
ये देखकर राणावत जी ने चैन की सांस ली और आगे बढ़ने लगे। श्री उनके पीछे पीछे चल रही थी। बाहर खड़ी रेंज रोवर के पास पहुंचकर प्रख्यात ने दरवाजा खोला और आदर से बोला, बैठिए। श्रीनिका चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ गई और प्रख्यात भी उसके बगल में उससे उचित मर्यादित दूरी बनाकर बैठ गया और उनकी गाड़ी तुरंत वहां से निकल गई। उनके जाते ही वो घर वीरान हो गया और कुछ देर बाद वहां पर विराज ठाकुर पहुंच गया और सिगरेट के कश लेते हुए गुरूर से घर के अंदर आने लगा। लेकिन वहां ताला लगा देखकर उसको हैरानी हुई और वो बोला, ये लोग कहाँ चले गए और मेरी श्रीनिका कहाँ है? आज मेरी शादी होने वाली थी उससे। धीरे धीरे विराज को गुस्सा आने लगा और उसने आसपास पूछताछ की। तब पता चला कि विनोद और उसका परिवार तो शायद घर छोड़कर चला गया है और श्रीनिका को किसी गैर मर्द और उसके गार्ड्स के साथ कहीं जाते हुए देखा गया। ये सुनते ही विराज के गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और चिल्लाते हुए बोला, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी जान ले लूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, लेकिन श्रीनिका को हासिल करके रहूंगा। मेरे और श्रीनिका के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर विराज ठाकुर भी अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत श्रीनिका को ढूंढने के लिए निकल गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 12। विराज ठाकुर श्रीनिका के घर पहुंच गया और सिगरेट के कश लेते हुए गुरूर से घर के अंदर जाने लगा। लेकिन वहां ताला लगा देखकर उसको हैरानी हुई और वो बोला, ये लोग कहाँ चले गए और मेरी श्रीनिका कहाँ है? आज मेरी शादी होकर रहेगी उससे। और उसने आसपास पूछताछ की तो उसे पता चला कि विनोद और उसका परिवार तो शायद घर छोड़कर चला गया है और गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और चिल्लाते हुए बोला, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी जान ले लूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, लेकिन श्रीनिका को हासिल करके रहूंगा। मेरे और श्रीनिका के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर विराज ठाकुर भी अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत श्रीनिका को ढूंढने के लिए निकल गया। वही रेंज रोवर गाड़ी में श्रीनिका डरी सहमी और घबराई हुई सी एक कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। नजरें झुकी हुई थी और वो अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए कभी खिड़की से बाहर देखती तो कभी नीचे देखती। वही राणावत जी अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से एकटक उसकी एक एक हरकत को नोटिस कर रहे थे। एक अलग ही उमंग और उत्साह राणावत जी के मन में छाया हुआ था, जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि जो उनका है उसे वो अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रहे हैं। श्री उदासी से बैठी हुई थी, उसे रोना आ रहा था। बहुत टेंशन हो रही थी कि आगे सब कुछ क्या और कैसे होगा। उसके चाचा चाची कहाँ गए होंगे और अब उसके खुद के साथ क्या होगा? क्या उसे इस अजनबी के साथ कहीं पर भी जाना चाहिए या नहीं? यही सब सवाल श्री को परेशान कर रहे थे। वो इतनी आसानी से किसी अजनबी पर यकीन कैसे कर सकती है? आजकल कैसे कैसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि बड़े शहर के लड़के छोटे शहर की लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर आगे जाकर उन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल आते ही श्रीनिका के हाथ पैर फूलने लगे, वो घबराने लगी और ये देखकर राणावत जी तुरंत बोले, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? आगे बैठे विहान ने भी पीछे की तरफ देखा तो पानी की बोतल प्रख्यात को थमा दी। राणावत जी ने बोतल का ढक्कन खोला और उसे श्री की तरफ बढ़ाते हुए चिंता से बोले, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। श्रीनिका खुद में सिमटने लगी, डरने लगी। उसकी ऐसी हरकत देखकर राणावत जी को बुरा लगने लगा। सच में इस लड़की के साथ कितना अन्याय हुआ है, कितना बुरा हुआ है, तभी तो ये ऐसी डरपोक बन गई है। छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। लेकिन उसे बदलना होगा और एक मजबूत महिला के रूप में उभरकर सामने आना होगा। श्रीनिका को इतना डरते हुए देख प्रख्यात शांति से बोला, बात क्या है? बोलिए, हम सुन रहे हैं। श्रीनिका हिम्मत करते हुए धीमी आवाज में बोली, आप मुझे शहर में ले जाकर बेच देंगे क्या? श्रीनिका की ऐसी बात सुनकर प्रख्यात उसके लिए और दीवाना होने लगा। उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। ऊपर से पूरी गाड़ी में उसके बदन से आती चंदन की महक फैली हुई थी, जिससे वो मोहित हो रहा था। उसने अपनी होने वाली पत्नी के चेहरे को देखते हुए शिद्दत और जुनून से अपनी भारी आवाज में कहा, आपको बेचने का ख्याल आना भी हमारे लिए मौत के बराबर है। आपको बेचने से पहले हम खुद को तबाह न कर दे, खुद को लुटा ना दे, सरेआम बिक जाएंगे, लेकिन आपको इस दुनिया से छुपा कर ही रखेंगे। प्रख्यात की जुनूनी बातें सुनकर श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। उसने राणावत जी की तरफ पीठ कर ली और खिड़की से बाहर देखने लगी।
ये देखकर राणावत जी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। वहीं फ्रंट मिरर में से विहान अपने सर के चेहरे के नूर और खुशियों को देख रहा था, लेकिन एक डर सताने लगा था कि जो प्रख्यात अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, अब वही प्रख्यात इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। शायद अपने परिवार के खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि उसकी निगाहें उसका जुनून बयां कर रही है इस अजनबी लड़की के लिए। उसने गहरी सांस ली और सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव के मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ विनोद, सोनल और सौम्या गुस्से और नफरत की आग में जल रहे थे और एक गार्डन में बैठे हुए थे। अब उनके पास घर भी नहीं था, तो वो रातों रात सड़क पर आ गए थे, सिर्फ और सिर्फ उस प्रख्यात और श्रीनिका के कारण। उन दोनों के खिलाफ नफरत की आग भभक रही थी इनके सीने में। सौम्या चिल्लाते हुए बोली, देखा, मैंने मना किया था ना कि उस लड़की की शादी रोमांस से कर दो, लेकिन आपने नहीं सुनी और अब देखो हमें अपने ही घर से निकाल दिया गया है। और हाँ मम्मी, मैंने अभी गूगल पर सर्च किया है कि वो होटल वाला लड़का मिस्टर प्रख्यात राणावत कोई आम आदमी नहीं है। अरे वो तो इंडिया का नंबर 1 यंग बिजनेसमैन मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत है, मिस्टर गजेंद्र सिंह राणावत के इकलौते बेटे, जो कि प्रॉपर राजस्थान से है, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। पैसों की नदियां बहती है इनके घर में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और आप दोनों ने ऐसे रईस इंसान के साथ उस 2 कौड़ी की लड़की की शादी करनी चाहिए। अरे उस लड़की की हैसियत भी है क्या कि वो मिस्टर प्रख्यात राणावत के बगल में भी खड़ी रहे? भले ही रूप की कमाल हो, लेकिन पैसा तो है नहीं उसके पास, और चली गई उस अमीर राजा के साथ। मुझे तो कैसे भी करके इन दोनों को अलग करना ही होगा। मैं श्रीनिका की जिंदगी में इतनी खुशी और ऐश नहीं देख सकती। सौम्या की बात सुनकर विनोद और सोनल तो दंग रह गए थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि मिस्टर प्रख्यात राणावत इतना बड़ा आदमी है, और ऐसे आदमी के साथ उस लड़की की क्या ही औकात है। अब तो विनोद और सोनल को भी गुस्सा आने लगा और जलन होने लगी, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और उन तीनों को पकड़ लिया। एक गुंडे ने अपने मालिक को कॉल किया और कहा, ठाकुर साहब वो मिल गए हैं, आप जल्दी से पेटल गार्डन में आ जाओ। विनोद और उसका परिवार डरने लगा, क्योंकि शायद विराज आ चुका है और अब वो उनकी जान ले लेगा। कुछ ही देर में विराज ठाकुर गुस्से में पागल हो गया और आते ही उसने विनोद के गाल पर थप्पड़ मार दिया। विनोद जमीन पर गिर गया और ये देखकर उसकी पत्नी और बेटी डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी विराज ने सोनल की तरफ गुस्से से देखा और बोला, क्या किया मेरी श्रीनिका के साथ? बोलो, कहाँ भेज दिया उसे? किसके साथ भगा दिया? विराज के गुस्से को देखकर ये सब डरने लगे और माफी मांगने लगे, लेकिन विराज अब पागल हो चुका था। उसे किसी भी कीमत पर श्रीनिका चाहिए थी। सौम्या डरते हुए उसे देख रही थी और अब उसे विराज नहीं, प्रख्यात चाहिए था, अपने पति के रूप में। वो कुछ सोचने लगी, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो डरते हुए बोली, ठाकुर साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। दिल्ली शहर से आया है लड़का जिसे श्रीनिका पसंद आ गई, तो वो उसे उठाकर शिव मंदिर ले गया है शादी करने के लिए, और हमें भी घर से निकाल दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए और श्रीनिका को उससे बचा लीजिए। ये सुनते ही विराज के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो अपने हाथ में तलवार लेकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर शिव मंदिर के लिए निकल गया। उसके जाते ही सौम्या कातिल मुस्कान लिए हंसने लगी। उसे देखकर उसके माता पिता के चेहरे पर भी हंसी आ गई और वो तीनों भी ऑटो में बैठकर शिव मंदिर के लिए निकल गए, श्रीनिका और उसके आशिक के साथ होने वाले तमाशे को देखने के लिए। प्रख्यात की गाड़ियों का काफिला शिव मंदिर पहुंच गया। मिस्टर प्रख्यात और विहान अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए और आसपास खड़े गार्ड्स को देखकर प्रख्यात सख्ती से बोला, ये मंदिर है, एक पवित्र स्थान है, तो यहाँ हमें किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करनी है। सभी गार्ड्स ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मिस्टर प्रख्यात अपनी रेंज रोवर के पास आए, जिसमें उनकी श्रीनिका खामोशी से बैठी हुई थी। प्रख्यात ने अपनी जुनूनी निगाहों से गाड़ी के अंदर बैठी श्री के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा और देखता ही रह गया। श्रीनिका ने फिर से अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर प्रख्यात ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बड़े आदर से बोला, आइए। श्रीनिका घबराने लगी और हिम्मत करते हुए प्रख्यात की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन रुक गई और बिना उसका हाथ थामे खुद से ही गाड़ी से बाहर निकल आई। ये देखकर प्रख्यात ने अपना हाथ पीछे ले लिया और श्रीनिका के साथ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे श्री और प्रख्यात की सांसें तेज हो रही थी। वो दोनों शादी करने जा रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं। मंदिर के बाहर दोनों ने अपने जूते चप्पल उतारे और एक साथ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक दूसरे की आंखों में बेचैनी दिखी। श्रीनिका घबराने लगी तो प्रख्यात ने पलके झपकाकर उसे सांत्वना दी और अपनी दमदार आवाज में बोला, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब से आगे ही बढ़ना है। श्रीनिका ने गहरी सांस ली और प्रख्यात के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी। वो दोनों मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। वहां पर पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी थी।
मंडप तैयार था। पंडित जी बैठे हुए थे। ये सब देखकर श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका दिल धक धक करने लगा। उन दोनों को देखकर पंडित जी बोले, आइए आप दोनों यहाँ विराजिए, हम विवाह की क्रिया शुरू करते हैं। प्रख्यात ने श्रीनिका की तरफ देखा तो उसके कदम पीछे होने लगे। ये देखकर उसने श्री का हाथ पकड़ लिया। ये छुअन पाते ही उन दोनों का बदन सिहर उठा, सांसें तेज होने लगी। प्रख्यात ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और सख्त लहजे से बोला, आइए हमें देरी हो रही है। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि श्री को आगे आना ही पड़ा। वो दोनों अपनी जगह पर बैठने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में एक दमदार आवाज आई, रुक जाओ, श्रीनिका मेरी है, सिर्फ मेरी। ये सुनकर उन दोनों ने एक साथ सामने की तरफ देखा तो विराज ठाकुर अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा नफरत से उनको देख रहा था। विराज को देखते ही श्रीनिका के पसीने छूटने लगे और वो तुरंत प्रख्यात के पीछे सिकुड़कर खड़ी हो गई और डरने लगी। उसे ऐसे डरते हुए देख मिस्टर प्रख्यात राणावत को इतना गुस्सा आया जिसकी कोई हद नहीं थी। ये कौन है बदतमीज जो मंदिर में हथियार लेकर आया है और उसकी वजह से श्रीनिका डर रही है। विहान आगे आया और गुस्से से बोला, कौन हो तुम और हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विराज, हिम्मत तो तुम लोगों ने की है, मेरी मंगेतर को मुझसे छीन कर भगा कर लाए हो और अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हें बेरहमी से मारता हूँ। प्रख्यात अपनी तेज और कुटिल निगाहों से उसे देख रहा था। तभी उसके पीछे बॉडीगार्ड्स हथियार लिए दिखाई दी तो मिस्टर प्रख्यात राणावत जी ने उन्हें अपनी आंखों के इशारे से वहां से जाने के लिए कह दिया। गार्ड्स तुरंत वहां से चले गए। प्रख्यात ने उस विराज को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कटाक्ष में कहा, वेलकम मिस्टर विराज ठाकुर, हमारी शादी में आपका स्वागत है। विराज गुस्से से बोला, ये लड़की मेरी है, सिर्फ मेरी। ये सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए विहान से बोला, ये मरेगा आज, इसे शांति से समझा देंगे, जो ये नहीं माना तो आप हमें मत रोकना। विहान घबराते हुए बोला, सर प्लीज आप आराम से शादी कीजिए, इसे तो हम और गार्ड संभाल लेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर विराज तलवार लेकर मंदिर के अंदर आने लगा। तभी प्रख्यात अपनी भयंकर और गुस्सेल खूंखार आवाज में चिल्लाया और बोला, वही खड़े रहना वरना। प्रख्यात की तूफानी आवाज सुनकर श्रीनिका तो डर के मारे ईश्वर की प्रतिमा के पास जाकर सिकुड़ कर खड़ी हो गई। वहीं मंदिर की तरफ बढ़ते विनोद और उसके परिवार वाले भी दंग रह गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। एक बार के लिए तो विराज के भी होश उड़ गए और उसके कदम अपने आप ही वहीं ठहर गए। प्रख्यात ने अपना कोट उतार कर विहान की तरफ फेंक दिया और अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए असीम क्रोध लिए उस विराज ठाकुर की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने पास आता देख विराज को अजीब सा डर लगने लगा और उसके कदम पीछे होने लगे। विनोद और उसका परिवार भी डर के मारे एक तरफ खड़ा हो गया। प्रख्यात मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल आया और उस विराज को अपनी लाल और गुस्सेल से पूर्ण निगाहों से घूरते हुए जोर से बोला, अब बोल क्या करेगा तू? विराज हड़बड़ाते हुए बोला, वो मेरी है, मेरी श्रीनिका है मेरी। ये सुनते ही मिस्टर प्रख्यात को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने सीधा विराज के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे विराज तो सीधा जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से तलवार छूट गई। ये नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए, खासकर श्रीनिका के। वो कितना खतरनाक इंसान है जो किसी से भी डरता नहीं है। प्रख्यात जमीन पर पड़े विराज के पास आया और उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला, श्रीनिका सिर्फ हमारी है और हमारी ही रहेगी, अंडरस्टूड? विराज को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और जोर से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक एमएलए के ऊपर हाथ उठाया है? अरे तुम्हारी औकात क्या है जो तुम एक एमएलए के सामने भी खड़े रहो? इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। विराज की बात सुनकर मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, जो इतनी डरावनी और रहस्यमय थी कि सब लोग हैरान रह गए। तभी प्रख्यात ने अपनी पैंट की जेब की तरफ इशारा किया और गुरूर से बोला, तुम जैसे 36 एमएलए को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं हम। जरा अपने बाप श्री राम अधिराज ठाकुर से एक बार हमारे बारे में पूछ तो लेना था और फिर यहाँ आना चाहिए था। प्रख्यात के खतरनाक चेहरे और उसकी बात को सुनकर सबको डर लग रहा था और विराज को भी अजीब सा डर लग रहा था कि कहीं उसने गलत इंसान से पंगा तो नहीं ले लिया। लेकिन वो झूठी शान और रौब से बोला, तुम मुझे डरा नहीं सकते, द ग्रेट विराज ठाकुर हूँ मैं, इस मनाली शहर का राजा हूँ और मेरी रानी। इससे आगे वो कुछ कहता तभी प्रख्यात जोर से बोला, आखिरी बार कह रहे हैं हम, हमारी पत्नी का नाम भी मत लेना, वरना एक राजनेता को जान से मारने का इल्जाम भी हमारे ऊपर कोई लगा नहीं पाएगा। ऐसा गायब करवाएंगे तुम्हें कि। ये सुनकर तो विराज के माथे पर पसीना आने लगा। वो पीछे हटने लगा तो मिस्टर प्रख्यात राणावत उसके करीब बढ़ने लगे। ये देखकर विराज और ज्यादा डरने लगा और हड़बड़ा कर बोला,
वही वही खड़े रहो। मैं अभी अपने पापा को बुलाता हूँ और तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाता हूँ। प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने बड़े एटीट्यूड से अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया और उसे घूरते हुए शान और गुरूर से बोला, हाँ हाँ जरूर बुलाइए उन्हें भी, और फिर तुम सब हमारी और श्रीनिका की शादी के नायाब मेहमान बनना, हमें अच्छा लगेगा। और अगर तुम कहो तो हम बुला दे अधिराज ठाकुर जी को। ये सुनकर विराज ने डर के मारे जल्दी से अपने पापा को फोन करके बुलाया। कुछ देर बाद मंदिर के बाहर मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर बड़े एटीट्यूड और शान से गाना गुनगुनाते हुए इधर उधर टहल रहे थे। विराज उसे नफरत से मगर डरते हुए खड़ा होकर देख रहा था। श्रीनिका शिवजी की प्रतिमा के पास हाथ जोड़कर छुपकर डरी सहमी खड़ी हुई थी। बाहर विनोद और उसका परिवार भी खौफ में खड़ा था। मिस्टर प्रख्यात राणावत इतने खतरनाक और जुनूनी इंसान है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी धुन में मस्त था और आसपास के वातावरण का आनंद उठा रहा था, लेकिन उसकी जुनूनी, बेचैन और बेसब्र निगाहें बार बार मंदिर के अंदर डरी सहमी सी खड़ी अपनी होने वाली पत्नी पर जा रही थी। उसके लिए बेचैन हुआ जा रहा था, उसके करीब जाने के लिए तड़प रहा था, उसके डर को खत्म करना चाहता था। कुछ ही देर बाद मंदिर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से अधिराज ठाकुर बाहर निकल आया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसे देखते ही विराज के चेहरे पर गुरूर और घमंड छाने लगा, लेकिन जैसे ही अधिराज ने अपने सामने मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत को देखा तो वो हैरान रह गया और तुरंत उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ये देखकर तो विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर अब आगे होगा क्या, जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 13। मिस्टर प्रख्यात राणावत इतना खतरनाक और जुनूनी इंसान है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी धुन में मस्त था और आसपास के वातावरण का आनंद उठा रहा था, लेकिन उसकी जुनूनी और बेचैन और बेसब्र निगाहें बार बार मंदिर के अंदर डरी सहमी खड़ी अपनी होने वाली पत्नी पर जा रही थी। उसके लिए बेचैन हुए जा रहा था, उसके करीब जाने के लिए तड़प रहा था, उसके डर को खत्म करना चाहता था। कुछ देर बाद ही मंदिर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से अधिराज ठाकुर बाहर निकल आया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसे देखते ही विराज के चेहरे पर गुरूर और घमंड छाने लगा, लेकिन जैसे ही अधिराज ने अपने सामने मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत को देखा तो वो हैरान रह गया और तुरंत उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ये देखकर तो विराज के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो तुरंत अपने पापा के पास आया और गुस्से से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? एक मामूली इंसान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। अधिराज ने उसे गुस्से से घूरा और अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोला, अरे बेवकूफ इंसान, तुम्हें कुछ पता भी होता है या नहीं? ये मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत है, बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है। इसके पास मेरे कई राज दफन है। इसकी तो सेंट्रल लेवल पर किसी बड़े मंत्री से भी दोस्ती है, और अगर मेरे राज इसने उस मंत्री को बता दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसकी पहुंच सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी है। बहुत खतरनाक आदमी है ये। इससे पंगा लेना मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद करना ही है, और तुमने इन्हीं को गुस्सा दिला दिया। अरे ऐसी कई लड़कियां मिल जाएगी, इससे भी सुंदर मिल जाएगी। छोड़ दो श्रीनिका को। विराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और पागलपन से बोला, श्रीनिका सिर्फ मेरी है, उसे मैं एक ना एक दिन हासिल करके रहूंगा। अधिराज ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। वहीं प्रख्यात तो अपनी जुनूनी निगाहों से शिवजी की प्रतिमा के पास उदास खड़ी उस कन्या को देख रहा था, उसके लिए तड़प रहा था। आसपास क्या हो रहा था इससे मिस्टर प्रख्यात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने पिता से थप्पड़ खाकर विराज शर्मिंदगी महसूस करने लगा और असीम नफरत से मिस्टर प्रख्यात राणावत और श्रीनिका को देखने लगा। अधिराज तुरंत प्रख्यात के पास आया और हाथ जोड़कर आदर से बोला, धन्य भाग हमारे जो आप हमारी धरती पर पधारे। कैसे हैं आप? प्रख्यात उसकी तरफ मुड़ा और गुरूर से बोला, वेल, हम तो ठीक है, लेकिन शायद आपके बेटे थोड़े अधिराज, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसे पता नहीं था कि आप कौन हैं। प्लीज माफ कर दीजिए और आराम से शादी कीजिए। प्रख्यात अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी दमदार आवाज में गुस्से से बोला, मंदिर है, शादी जैसा शुभ काम करने जा रहे हैं, इसलिए इतने शांत हैं, वरना जो हरकतें आपके कपूत ने की है ना, उसके लिए हमसे। प्रख्यात के गुस्से को देखकर सब लोग डरने लगे, खास करके अधिराज। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, विराज, अभी के अभी माफी मांगो। विराज अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये देखकर प्रख्यात कुटिलता से बोला, माफी छोड़िए, इनसे कहिए कि जब हम अपनी पत्नी के साथ फेरे लेंगे तो ये हम दोनों पर फूलों की बारिश करेंगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा।
प्रख्यात की बात सुनकर विराज ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और नफरत से उसे देखने लगा। तभी मिस्टर प्रख्यात राणावत अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, ये जो आंखें है ना, इसे झुका लो वरना खींच नोच कर बाहर निकाल देंगे। विराज ने अपनी नजरें झुका ली मगर गुस्से की आग में जलने लगा। विनोद और उसका परिवार तो डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी प्रख्यात जोर से बोला, अरे अरे रुकिए, आप तो हमारे बेहुदा और वाहियात। आज तो भर लिया वैसे पानी में नहा। रुकिए 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 और अपनी बेटी और जमाई की शादी का आनंद उठाइए। उसके बाद हम आपको रिटर्न गिफ्ट देंगे हमारी शादी का। ये सुनकर तो उन तीनों के पसीने छूटने लगे। वो तीनों वहां से भागना चाहते थे लेकिन उनके आसपास कई गार्ड्स खड़े थे, उन्हें ही घूर रहे थे। प्रख्यात ने अपनी गर्दन को कभी दाई तरफ तो कभी बाई तरफ मोड़ते हुए अपनी दमदार आवाज में कहा, विहान, मेहमानों के बैठने की व्यवस्था तो कीजिए। इतना कहकर मिस्टर प्रख्यात राणावत ने अपनी गुस्सैल और सख्त नजरों से वहां खड़े एक एक शख्स को घूरा और सबको डराते हुए और बिना कुछ कहे धमकाते हुए मंदिर के अंदर चले गए। श्रीनिका ने देखा कि वो उसके पास ही आ रहा था। ये देखकर वो खुद में सिमटने लगी और नजरें चुराने लगी। उसकी तरफ बढ़ते हुए प्रख्यात अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। इतना कहकर प्रख्यात तेजी से श्री के पास आया और थोड़ा सख्ती से मगर आदर से बोला, आइए, अब बहुत देर हो गई है। उसके सख्त चेहरे को देखकर श्री ने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ गई। मंडप के पास आकर प्रख्यात ने जुनून से उसकी तरफ देखा और फिर वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। वही विहान ने सबके लिए चेयर्स लगवा दिए और विनोद को देखते हुए बोला, अब बैठ भी जाओ, शुक्र मनाओ सर आपको इतनी इज्जत तो दे रहे हैं, वरना मेरा तो मन कर रहा है काट डालूं तुम सबको। ये सुनकर सौम्या उसके पास आई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर XYZ, ज्यादा मत बोलिए, ये मेरे पापा है, इनकी रिस्पेक्ट करो। विहान ने उसकी उंगली को पकड़कर मोड़ दिया और बोला, बोल तो ऐसे ही रही हो जैसे ये मेरे ससुर हो। छी, गंदे लोग, चुपचाप बैठ जाओ वरना। सौम्या की उंगली में बहुत दर्द हुआ और वो गुस्से से विहान को देखते हुए मजबूरी में चेयर पर बैठ गई। विराज तो एकटक प्रख्यात और श्रीनिका को नफरत से देख रहा था। आज जो कुछ भी हुआ उसका बदला वो जरूर लेगा और इतने खतरनाक तरीके से लेगा कि इस प्रख्यात राणावत को खून के आंसू रोना पड़ेगा। विहान ने एक नजर उन सभी को घूरा और वापस मंदिर के अंदर आ गया और अपने सर की शादी एंजॉय करने लगा। पंडित जी ने श्रीनिका की तरफ देखा और बोले, वधू सिर पर पल्लू धारण करे, खुले बाल लेकर शुभ काम नहीं करते। ये सुनकर श्रीनिका हड़बड़ा गई और पल्लू लेने लगी, लेकिन तभी प्रख्यात ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़े आदर से उसके सिर पर पल्लू लगाते हुए उसकी खूबसूरत निगाहों में शिद्दत से देखने लगा। एक बार के लिए तो श्रीनिका भी उस जुनूनी इंसान की गहरी निगाहों में खोने लगी। बिना पलके झपकाए एकटक उसे देखने लगी। तभी प्रख्यात शिद्दत से बोला, डरने, घबराने और रोने से कुछ हासिल नहीं होता, मजबूत बनो वरना हम बना देंगे। ये सुनकर श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षण मुस्कान आ गई और उसने भी अपनी नजरें हटा ली। सिर पर पल्लू लगाए बैठी श्रीनिका बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसे देख देखकर सौम्या नफरत में जल रही थी। वो इतनी आसानी से श्री की जिंदगी में खुशियां कैसे आने दे सकती है। पंडित जी बोले, वधू के कन्यादान के लिए इनके माता पिता आगे आए। ये सुनकर श्री की आंखें भर आई और वही विनोद के चेहरे पर गुरूर छाने लगा कि अब उसे बुलाया जाएगा। लेकिन तभी प्रख्यात अपनी दमदार आवाज में बोला, इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और मायके की तरफ से इनका कोई भी नहीं है। इनके सब कुछ, इनके आगे पीछे सिर्फ हम ही हैं। ये सुनकर तो श्रीनिका का दिल जोर शोरों से धड़कने लगा, आंखों में आंसू आ गए। वो एकटक प्रख्यात राणावत जी का चेहरा देखने लगी। कुछ तो खास है इस इंसान में जो सबसे अलग है। ये बार बार ऐसा कुछ कर जाता है कि श्रीनिका निशब्द हो जाती है। राणावत जी की बात सुनकर पंडित जी कुछ कहते इससे पहले ही विहान बोला, पंडित जी, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, कन्यादान की रस्म भाई भी तो कर सकता है। हम इन्हें अपनी बहन मानकर ये रस्म करना चाहते हैं। विहान की बात सुनकर प्रख्यात को उस पर गर्व होने लगा और उसे देखकर विहान खुश होने लगा और वही श्रीनिका भावुक होने लगी। उसे नहीं लगा था कि उसके लिए भी इस दुनिया में रिश्ते होंगे। नजरें झुकाकर वो आंसू बहा रही थी और ये देखकर राणावत जी के सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन वे खुद को कंट्रोल कर रहे थे। विहान आगे आया और उसने कन्यादान की रस्म अदा करते हुए श्रीनिका का हाथ प्रख्यात के हाथ में सौंपते हुए कहा, देखिए राणावत जी, हमारी बहन का ख्याल रखना और इनके जो ये आंसू बह रहे हैं ये आखिरी होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद इनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होनी चाहिए। विहान हंसने लगा और प्रख्यात कटाक्ष में मुस्कुराते हुए बोला, जरूर साले साहब। विहान को हंसी आ गई
लेकिन उन दोनों ने देखा कि एक बार भी श्रीनिका के चेहरे पर हंसी तो दूर, छोटी सी मुस्कान भी नहीं आई। ये देखकर राणावत जी ने गहरी सांस ली और सच्ची शिद्दत से अपने मन में बोले, बहुत मेहनत करनी होगी इनके ऊपर। प्रख्यात ने अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से श्रीनिका की झुकी हुई पलकों को देखा और धीमी आवाज में जुनून से बोले, सब कुछ बदल देंगे। ये सुनकर श्रीनिका की सांसें तेज होने लगी, दिल धक धक करने लगा और आसपास का माहौल बेहद आकर्षक बनने लगा। लेकिन मजाल है जो उसने नजर उठाकर अपने होने वाले पति के सामने देखा हो। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, वर और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाए और एक दूसरे को माला भी पहनाए। प्रख्यात तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और श्रीनिका भी खड़ी होने लगी। तभी प्रख्यात ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। श्रीनिका की हिम्मत नहीं थी कि वो उसका हाथ थाम सके, लेकिन राणावत जी का जुनून हर हद पार कर चुका था, इसलिए उन्होंने सामने से उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और पंडित जी ने उनकी तरफ माला बढ़ा दी, जिसे दोनों ने अपने हाथ में ले ली। प्रख्यात जैसे ही उसे माला पहनाने लगा, तभी उसकी निगाहों के सामने उसके माता पिता, चाचा चाची और पूरे परिवार का ख्याल आने लगा। घर पर सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। कल उसकी काव्या के साथ सगाई है। ये सब सोचते ही प्रख्यात को गुस्सा आने लगा, हद से ज्यादा बेचैनी होने लगी। लेकिन तभी उसने श्री के चेहरे को देखा तो वो सब कुछ भूल गया और अपने जुनून में आगे बढ़ते हुए उसने श्रीनिका को माला पहना दी। श्रीनिका ने गहरी सांस ली और उसने भी राणावत जी को माला पहना दी। ये देखकर प्रख्यात को दुनिया जहान का सुकून मिला, जैसे कि जो उसे चाहिए था वो सब उसका होने जा रहा है। पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। पहले 3 फेरों में श्रीनिका आगे चलने लगी और उसे शिद्दत से देखते हुए राणावत जी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अग्नि को साक्षी मानकर वो दोनों एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं, हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे हैं, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। श्रीनिका को बहुत रोना आ रहा था और वो रो भी रही थी और उसकी तकलीफ देखकर प्रख्यात अंदर ही अंदर जल रहा था और नफरत से विनोद और उसके परिवार वालों को देख रहा था। वो इनसे बदला लेकर रहेगा। 3 फेरों के साथ प्रख्यात आगे आ गया और उसने श्रीनिका का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर सौम्या की आंखें आग उगलने लगी। अपने पत्नी के हाथ को थामकर राणावत जी फेरे लेने लगे। वो आगे चलते हुए अपने साथ चलती अपनी जीवन साथी की उदास निगाहों को बेचैनी से देख रहे थे और तन बदन में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो उसे कभी दुखी नहीं होने देंगे। उन्होंने इतना ही सोचा था कि तभी श्रीनिका ने अचानक ही अपनी नजरें उठाकर अपने पति के जुनूनी निगाहों को देखा और राणावत जी का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। तेरी नजर ने ये क्या कर दिया, मुझसे जुदा कर दी, रूह को शरीर से बाहर कर दिया, दिल और दिमाग पर हावी कर दिया। श्रीनिका राणावत जी को देखते हुए अपने मन में बोली, कहीं मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये विराज ठाकुर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। श्रीनिका ने इतना कहा ही था कि तभी राणावत जी सच्ची शिद्दत से बोले, हम सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रख्यात की बात सुनकर तो श्रीनिका हैरान रह गई। ये खतरनाक इंसान तो उसके मन की बात भी सुन लेता है। श्रीनिका ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर राणावत जी के चेहरे पर बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान आ गई और वो दोनों फेरे लेने लगे। फेरों के बाद दोनों ने फिर से अपना अपना स्थान ग्रहण किया। पंडित जी मंगलसूत्र आगे बढ़ाते हुए बोले, वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। प्रख्यात ने मंगलसूत्र लिया और बिना देरी किए श्रीनिका को पहना दिया और बाद में चांदी के सिक्के पर सिंदूर लेकर श्रीनिका की मांग की तरफ बढ़ने लगा। श्रीनिका का दिल धक धक कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी और आंखें बंद कर ली थी। राणावत जी की सांसें तेज हो रही थी, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी और निगाहों में जुनून के साथ साथ बेचैनी भी झलक रही थी। लेकिन उसने तुरंत श्रीनिका की मांग में सिंदूर भर दिया और सिंदूर का कुछ हिस्सा श्री की छोटी सी नाक पर गिर गया। श्रीनिका ने एक अलग ही सुकून और सुख हासिल किया और अपनी निगाहों को सुकून से बंद कर दिया। अब वो बदल चुकी है, उसका अस्तित्व भी अब बदल चुका है। अब वो किसी की सुहागन है, किसी की जीवन संगिनी है। अब वो मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत की पत्नी मिसेस श्रीनिका प्रख्यात सिंह राणावत है। पंडित जी, बधाई हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आपका जीवन सुखद रहे, गौरी शंकर की कृपा आप दोनों पर बनी रहे। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये वाक्य इन दोनों के कान में गूंज रहा था। दोनों का दिल धक धक कर रहा था। पूरे बदन में अलग ही सुकून और सिहरन पैदा हो रही थी। वही सौम्या और विराज नफरत से उन दोनों को देख रहे थे और अपना बदला लेने के लिए बेकरार थे। प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर दिया। उन दोनों ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किए और उन्हें दक्षिणा दी। श्रीनिका का रूप और ज्यादा खिल रहा था। वो एक खूबसूरत सुहागन लग रही थी।
लेकिन अभी भी डरी सहमी हुई थी। प्रख्यात ने उसे एक चेयर पर बिठा दिया और कटाक्ष में बोला, आप बैठिए, हम जरा हमारे मेहमानों से मुलाकात करके आते हैं। प्रख्यात तुरंत मंदिर से बाहर निकल आया और उन सभी की तरफ अपनी तेज और सख्त नजरों से देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सब हमारी शादी के गवाह बने। इतना भर भर के हम दोनों को आशीर्वाद दिया। तो चलिए, अब हमारी बारी है रिटर्न गिफ्ट देने की। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर विनोद शुक्ला जी और उनके परिवार की। तो आप लोगों ने जो एक जीती जागती इंसान को पत्थर की पुतली बना दिया है, जो अब ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सकती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है कि आपको आपके स्टेशन मास्टर की जॉब से बर्खास्त किया जाता है। अब आप आराम से ही आराम कीजिए और अपनी बेटी बीवी के साथ मिलकर साजिशें कीजिए। मिस्टर प्रख्यात की बात सुनकर विनोद और उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। विनोद तो तुरंत प्रख्यात के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए प्लीज, हम सड़क पर आ जाएंगे, प्लीज दया कीजिए। प्रख्यात अपनी सख्त और कठोर आवाज में बोला, माफ कर दिया था ना, सिर्फ घर से ही निकाला था, तो क्यों हमारी शादी के बीच में आए? क्यों इस 2 कौड़ी के विराट ठाकुर को यहाँ का पता बताया? क्यों हमारी पत्नी की जिंदगी को नरक बना दिया था? अब भुगतो, क्योंकि हमें माफ करना पसंद नहीं, माफी देना हमारी फितरत में नहीं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 14। मिस्टर प्रख्यात की बात सुनकर विनोद और उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। विनोद तो तुरंत प्रख्यात के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए प्लीज, हम सड़क पर आ जाएंगे, प्लीज दया कीजिए। प्रख्यात अपनी सख्त और कठोर आवाज में बोला, माफ कर दिया था ना, सिर्फ घर से ही निकाला था, तो क्यों हमारी शादी के बीच में आए? क्यों इस 2 कौड़ी के विराट ठाकुर को यहाँ का पता बताया? क्यों हमारी पत्नी की जिंदगी को नर्क बना दिया था? अब भुगतो, क्योंकि हमें माफ करना पसंद नहीं, माफी देना हमारी फितरत में नहीं। विनोद की तो हालत खराब हो गई थी। अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो पूरी तरह से सड़क पर आ जाएगा। उसकी बेटी और पत्नी की जिंदगी खराब हो जाएगी। सौम्या और सोनल की भी हालत खराब हो रही थी। सोनल भी मिस्टर प्रख्यात के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी, लेकिन मिस्टर प्रख्यात ने किसी की नहीं सुनी और तीनों को इग्नोर करते हुए विराज की तरफ देखा, जो मंदिर के अंदर चेयर पर बैठी हुई श्रीनिका की तरफ देख रहा था। ये देखते हुए प्रख्यात अपनी सख्त और हाँ सही है। कठोर आवाज में जोर से बोला, मिस्टर विराज ठाकुर, बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि श्रीनिका अब श्रीनिका प्रख्यात सिंह रणावत बन चुकी है और अपनी आखिरी सांस तक यही उनका नाम और पहचान होगी। तो अब जरा अपनी नजरें उनसे हटा लीजिए, वरना हमें अपनी दरिंदगी पर उतरना होगा, जो कि बड़ा भारी पड़ेगा तुम्हें। प्रख्यात की बात सुनकर विराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि एक ना एक दिन इस लड़की को मैं तुमसे छीन कर ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। विराज का इतना कहना ही था कि तभी प्रख्यात के चेहरे पर बेहद खतरनाक और कातिल मुस्कान आ गई। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल लगा दिया और बड़े स्टाइल और एटीट्यूड से फोन पर बात करते हुए बोला, हाँ, मनाली शहर के एमएलए साहब के खिलाफ जितने सबूत दिए थे उन्हें तुरंत हिमाचल प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाए। कल शाम तक हमें खुशखबरी मिल जानी चाहिए। इतना कहकर राणावत जी ने कॉल कट किया और अपनी कातिल निगाहों से विराज के घबराए हुए और सदमा लगे हुए चेहरे को देखा और बोले, मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत ये सब कर सकता है और ये तो बहुत छोटी चीज हो गई। यू डोंट इवन नो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। याद रखना, अगर प्रख्यात किसी की जिंदगी बसा सकता है ना, तो कईयों की उजाड़ भी सकता है और उनमें तुम और विनोद शामिल हो। प्रख्यात की बात सुनकर विराज और अधिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर विराज ठाकुर के खिलाफ सबूत पुलिस को मिल गए, फिर तो विराज ठाकुर का पूरा राजनीति करियर खत्म हो जाएगा और उसे अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अधिराज को गुस्सा आने लगा। उसने अपने बेटे को कितना समझाया था कि प्रख्यात राणावत से पंगा ना ले, लेकिन वो समझता ही नहीं है और अभी भी श्रीनिका के ऊपर हक जता रहा है और इतने बड़े बिजनेसमैन को धमकी दे रहा है कि वो उसकी पत्नी को उठाकर ले जाएगा। ऐसे में कोई भी शांत कैसे रहेगा? फिर ये तो प्रख्यात सिंह राणावत है। प्रख्यात बेहद आकर्षक और डरावने तरीके से अपनी दाढ़ी को मसलते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, अधिराज, अभी भी वक्त है, अपने बेटे को संभाल लीजिएगा।
अभी तो सिर्फ पद हाथ से जाने वाला है। अगर ये सुधरा नहीं तो कहीं इसकी जिंदगी इसके हाथ से न चली जाए। अधिराज ने हाथ जोड़ लिए और लाचारी से बोला, प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरा बेटा आपकी जिंदगी में कभी दखल नहीं देगा। प्लीज एक आखिरी मौका। प्रख्यात अपनी आंखें बंद करके आसपास के वातावरण का आनंद लेते हुए बोला, सोच कर बताएंगे। विराज ने उसे नफरत से देखा और गुस्से से वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे अधिराज भी वहां से चला गया। उसने सोच लिया था कि वो बाद में आराम से प्रख्यात सिंह राणावत से मिलेगा, उनसे शांति से कॉल पर बात करेगा, उन्हें समझाएगा और अपने बेटे के फ्यूचर को बचा ही लेगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रख्यात उसकी बात जरूर मानेगा। उनके जाते ही प्रख्यात ने जमीन पर बैठे विनोद की तरफ देखा और बोला, उठ जाइए, क्योंकि वाकई में हमें बिल्कुल दया नहीं आती। वो दोनों तो चले गए, अब तुम तीनों यहाँ से जाने का क्या लोगे? शायद इससे भी ज्यादा हमें आपके साथ बुरा करना चाहिए। विनोद सर झुकाकर लाचारी से बोला, प्लीज मुझे मेरी नौकरी लौटा दीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। प्रख्यात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे ही खड़ा होकर अपनी तेज नजरों से आसपास की खूबसूरती को देख रहा था। तभी उसके कानों में बेहद आकर्षक, मीठी, प्यारी और मनमोहक आवाज आई, प्लीज माफ कर दीजिए ना। ये आवाज सुनते ही राणावत जी का तो दिल धक धक करने लगा। पूरे बदन में सिहरन दौड़ पड़ी और वो बेताब होकर तुरंत पलट गए तो देखा उनकी नई नवीली दुल्हन सिर पर पल्लू लिए, उनके नाम की मांग भरकर गले में मंगलसूत्र धारण किए और अपनी खूबसूरत निगाहों में बेचैनी और दया भाव लिए अपने चाचा चाची को देख रही थी। उफ, उस मोहिनी को देखकर तो राणावत जी ढेर हो गए। पल के झपकाना तक भूल गए और बस अपनी तपिश भरी निगाहों से अपनी बीवी को देखते रहे। श्रीनिका बड़ी नजाकत और सलीके से चलते हुए आगे बढ़ने लगी और ये देखकर प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बेचैन और बेताब होने लगा। उसकी पत्नी उसके पास आ रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी जुनूनी निगाहों से उसके बदन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अब वो अपनी किसी भी तरह की नजरों से श्रीनिका को देख सकता है। अब तो वो उसकी पत्नी है, उस पर सिर्फ राणावत जी का हक है। प्रख्यात ने सबसे पहले उसके बदन से लिपटी लाल साड़ी को देखा, जिसकी फिटिंग उसके बदन पर बेहद आकर्षक और परफेक्ट थी। वो कमाल की खूबसूरत और हसीना लग रही थी। फिर उसके गोरे गोरे हाथ देख, जिनमें उसने दोनों हाथों में 4-4 लाल कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। धीरे धीरे ऊपर देखा तो साड़ी में से उसका गोरा सा पेट हल्का सा दिख रहा था और ऊपर नजरें गई तो इस बार राणावत जी ने अपनी नजरें झुका ली और फिर सीधा उसके चेहरे को देखा, जिस पर कोई मेकअप नहीं था लेकिन फिर भी चमक रहा था। लाल गाल, पतले गुलाबी होठ, तीखी छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और झपकती पलकें, माथे पर लगी लाल बिंदी, भरी हुई मांग और कानों में पहने हुए छोटे छोटे झुमके। मिस्टर प्रख्यात राणावत अपनी पत्नी को पूरे हक और जुनून से देख रहे थे। अब तो उनका हक बनता ही है। इतनी खूबसूरत और सौम्य पत्नी को देखकर राणावत जी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई। उन्होंने बेहद आकर्षक तरीके से अपनी दाढ़ी को मसलते हुए अपनी बीवी की तरफ देखा, जो उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी नजरें झुकाकर हाथ जोड़कर धीमी आवाज में निवेदन करते हुए बोली, राणावत जी। उफ, ये सुनकर तो प्रख्यात के होश ही उड़ गए। एक अलग सा लेकिन बेहद खूबसूरत एहसास उन्हें होने लगा। इस कन्या के मुंह से खुद के लिए राणावत जी सुनकर तो प्रख्यात एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज तेज सांसें लेने लगा। उनकी जुनून और शिद्दत भरी नजरें श्रीनिका की झुकी हुई पलकों को देख रही थी। तभी वो चंदन से महकती कन्या फिर से आदर और सौम्यता से बोली, राणावत जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? ये सुनकर मिस्टर प्रख्यात जुनून और तलब से बोले, सिर्फ आपको, जस्ट यू एंड ओनली यू। ये सुनकर श्रीनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली और तेज तेज सांस लेते हुए बोली, इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। प्रख्यात एक टक शिद्दत से उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसके प्रति आकर्षित हुए जा रहा था और उन दोनों की करीबी देखकर सौम्या जलकर खाक बनती जा रही थी। वो साफ देख रही थी कि श्री को किन नजरों से मिस्टर प्रख्यात देख रहे हैं। कितना जुनून और दीवानापन है उनकी निगाहों में। विहान भी वहां पर आ गया और गौर से अपने सर का चेहरा देखने लगा कि अब उसके सर क्या फैसला लेंगे। श्रीनिका का तन बदन सिहर उठा। वो देख नहीं रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि प्रख्यात उसे ही घूर रहा है। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो फिर से निवेदन करते हुए बोली, प्लीज राणावत जी। ये सुनकर तो मिस्टर प्रख्यात के सीने में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आए और अपने बीवी के जोड़े हुए हाथों को देखकर अपनी सख्त आवाज में बोले, ऐसे घटिया लोगों की सिफारिश हमसे मत कीजिए। हम मर जाएंगे लेकिन इन्हें माफ नहीं करेंगे।
राणावत जी के इतना कहते ही श्री ने बेचैनी से उनके मुंह पर हाथ रखा और दुखी होकर बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए। श्री के नाजुक हाथ अपने होठों पर पाकर प्रख्यात अंदर तक हिल गए। उसके बदन में आग लगने लगी और वो मदहोशी से श्री की परेशान निगाहों को देखने लगी। तभी श्री को भी एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसने तुरंत अपने हाथ को दूर किया और नजरें झुकाकर कांपते हुए बोली, प्लीज खुद के बारे में बुरा मत कहिए। अगर आप इन्हें माफ नहीं करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी। श्री की बात सुनकर प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई, क्योंकि ये लड़की उसके लिए अपने मायके वालों का साथ नहीं दे रही थी। और श्री की बात सुनकर विनोद और उसका परिवार तो दंग रह गया कि ये लड़की एक रात में ही बदल गई और अपने मायके वालों का साथ नहीं दे रही। इतना कहकर श्रीनिका तो चुपचाप एक तरफ जाकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। हालांकि उसे दुख हुआ अपने चाचा चाची के लिए, लेकिन वो खुद किसी के एहसान तले दबी हुई है। ऐसे में वो राणावत जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। श्रीनिका को देखते हुए प्रख्यात अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर रौब से बोला, विहान, चॉपर बुला लिया जाए, हम अभी ही दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर श्री ने अपने पल्लू को कसकर पकड़ लिया और खुद में सिमटने लगी। विनोद अपनी जगह से खड़ा होकर नफरत से उन दोनों को देखने लगा और अपनी बेटी बीवी को लेकर वहां से चला गया। उनको जाते हुए देखकर श्रीनिका रोए जा रही थी, दुखी हो रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। विहान एक तरफ जाकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था और प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों से श्री को देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। और ये देखकर वो घबराती हुई पीछे हटने लगी। तभी विहान वहां पर आ गया तो श्रीनिका तुरंत उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और विहान हैरानी से बोला, क्या हुआ, आप डर क्यों रही है बहना? विहान के मुंह से खुद के लिए बहन सुनकर श्रीनिका को बहुत अच्छा लगा और वो धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं भैया। प्रख्यात तो हैरानी से अपनी रानी को देख रहा था, जो अपने पति के साथ तो असहज महसूस कर रही है, लेकिन भाई के साथ तो रिश्ते भी जोड़ दिए हैं। विहान ने गहरी सांस ली और बोला, सर, चॉपर से और फ्लाइट से नहीं जा पाएंगे। प्रख्यात, क्यों? पूरे हिमाचल प्रदेश का मौसम खराब है, मूसलाधार बारिश और तूफान की संभावना है। ऐसे में उड़ान भरना सही नहीं होगा, हमें बाय रोड ही जाना होगा। प्रख्यात, आर यू मैड? मनाली से दिल्ली यानी कि 9 से 10 घंटे का सफर बाय कार, नॉट पॉसिबल। विहान, आई नो सर, बट अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे एक ऑप्शन है कि यही रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन कल आपकी। उसके इतना कहते ही प्रख्यात ने उसे बेहद गुस्से और उग्रता से देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अपने शब्द बदलते हुए बोला, कल तो आपकी मीटिंग है। मिस्टर राणावत जी उसे घूरते हुए अपनी दमदार आवाज में बोले, चलिए अब बाय रोड। विहान हड़बड़ा कर तुरंत वहां से चला गया और उसके जाते ही प्रख्यात ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और आदर से बोला, आइए चलते हैं। श्रीनिका धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी और वो दोनों एक साथ अपने नए सफर के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन इन दोनों को अंदाजा नहीं था कि इनकी जिंदगी में आगे कितनी चुनौतियां थी जो इनका इंतजार कर रही थी। लेकिन मिस्टर प्रख्यात राणावत के होते हुए श्रीनिका को किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। मंदिर के बाहर सड़क पर लाइन से 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी। प्रख्यात अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ आगे वाली रेंज रोवर के पास आया और दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठने के लिए कहा। श्रीनिका घबरा रही थी, वो कैसे अपने शहर को छोड़कर एक अजनबी के साथ अनजान शहर जा सकती है, किस प्रकार वो वहां रहेगी, क्या होगा उसकी जिंदगी में। यही सब सोचकर उसे डर लग रहा था। उसकी घबराहट को समझते हुए प्रख्यात अपनी भारी आवाज में बोला, सब कुछ नया होगा, सारे लोग भी नए होंगे, रीति रिवाज, वेशभूषा सब कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ भी एक जैसा होगा तो वो होंगे हम। हमारे होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और गाड़ी के अंदर बैठने लगी। तभी उसका पैर उसकी साड़ी की प्लेट में अटक गया और वो मुंह के बल गिरने वाली थी, लेकिन तभी प्रख्यात ने उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और श्री एक झटके से अपने पति के मजबूत सीने से टकरा गई। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों का दिल धक धक करने लगा, सांसें तेज होने लगी। श्रीनिका शर्मिंदगी महसूस करते हुए तुरंत उससे दूर होकर खड़ी हो गई और अंदर जाकर बैठ गई। ये देखकर राणावत जी की निगाहों में जुनून और दीवानापन छाने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने तन बदन की उमंग को कंट्रोल करने लगे। तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन को देखा तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। घर से उनके पापा गजेंद्र जी का कॉल आ रहा था। प्रख्यात ने एक नजर अपनी नई नवीली दुल्हन की तरफ देखा जो उसके लिए बैठी है, जो सिर्फ उसी की है। वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे उसे खुद को तबाह क्यों ना करना पड़े। गजेंद्र जी बार बार उसे कॉल करने लगे और अंत में परेशान होकर उसने कॉल अटेंड कर ही लिया। अब क्या होगा आगे,